बार फिर से स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा के पाली तानाखार विधानसभा के दिग्गज कांग्रेस नेताओं के साथ 1200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कोरबा लोकसभा की बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने कांग्रेसियों को सदस्यता दिलाई। सभी को भगवा गमछा पहनाकर बीजेपी में आने पर उनका स्वागत किया। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब बीजेपी की तरफ से वो चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। सभी को भगवा गमछा पहनाकर उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया गया। तो कोरबा से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जिस तरीके से भगदड़ मच रही है, ऐसे में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस को अब ज्यादा मंथन करने की जरूरत है पार्टी में। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े चेहरे पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और किसी अन्य दल या फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, ये कांग्रेस को विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले किस रणनीति के तहत मैदान में उतरा जाएगा। लोकसभा चुनाव करीब है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस में भगदड़ मचना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है लोकसभा चुनाव में। इसलिए जरूरत है बड़े मंथन की। सरोज पांडे की मौजूदगी में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब बीजेपी की तरफ से वो हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। कल तक जो कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई देंगे, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, करीब 1800 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और ये एक बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए एक बड़ा साइन है कि अभी भी कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, जो रणनीतियां हैं, उनको बदलने की जरूरत है। अरुण गुप्ता हमारे साथ रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, कांग्रेस में ये बड़ी भगदड़ मची है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और उनका स्वागत किया गया है। ऐसे में कितना बड़ा खतरा लोकसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के लिए माना जाए? बिल्कुल पूजा, लोकसभा चुनाव नजदीक है और प्रत्याशियों का ऐलान भी हो चुका है। हालांकि कांग्रेस ने कुछ अभी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के लिए जो है तोड़ने वाली खबर यह है कि 1200 से अधिक की संख्या में कांग्रेसी नेता तथा जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसमें कोरबा लोकसभा जो प्रत्याशी है सरोज पांडे एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जो है उनके जो उसमें गमछा पहनाकर सभी का पार्टी में स्वागत किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस के नेता है, वो जैसे भाजपा में प्रवेश किया, उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पर ही हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में लगातार गुटबाजी जारी है। कार्यकर्ता हो या नेता, सम्मान नहीं दिया जाता, हीन भावना से देखा जाता। जिस दौरान उन्होंने ये सारे जो बयानबाजी की, इससे तो एक चीज साफ हो गया है कि कांग्रेस कहीं न कहीं अंदर खाने में गुटबाजी के कारण जो है टूटती नजर आ रही है और एक एक करके जो है सारे नेता जो है भाजपा का दामन थाम रहे हैं। अरुण, चुनाव से पहले इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ना इन कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के लिए ये बड़ा खतरा माना जा सकता है। कहीं ना कहीं इसे पार्टी की गुटबाजी के तौर पर भी देखा जा रहा है। टिकटों का, माफ कीजिएगा, प्रत्याशियों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में टिकट को लेकर ये मारामारी हो सकती है, जिसकी वजह से जो नाराज चल रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता या विधायक, वो बीजेपी में आ रहे हैं। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में जो गुटबाजी चल रही है, हालांकि बाहरी बयान से भी नजर आए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जिस तरह के उनका साफ तौर पर आरोप है, कहीं न कहीं हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है, गुटबाजी की जा रही है। ऐसा एक नाम नहीं लेने के साथ एक नेता ने बताया कि कभी भी कोई बड़ा नेता आता है, हम लोग को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता। बड़े जो जिले की लेवल के नेता होते हैं या लेवल के, वही कहीं ना कहीं मिलाकर उनको अपमानित होने का जो आरोप लगाया है, क्या अपमानित किए जाते हैं। ये सारे कारण है जो लगातार एक एक करके जो है भाजपा कांग्रेस के नेता कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो है मुश्किल माना जाए। बिल्कुल अरुण, अब ये देखना होगा कि इस डूबती नैया को पार्टी किस तरीके से बचाती है और जिस तरीके से ये भगदड़ मची है चुनाव से पहले, इसको कांग्रेस किस मंथन के तहत रोक पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, अपने अपने समीकरण बनाने में जुटी है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस अभी भी पूरे प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार पाई है। इसी पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है और पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की तो यहाँ 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 लोकसभा सीटों में भाजपा ने अपने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। वही कांग्रेस अभी अपनी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। वहीं 7 चरणों में देश की 543 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो 19 अप्रैल को 1 सीट, 26 अप्रैल को 3 सीट तथा 7 मई को 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 2019 में भी 3 चरणों में प्रदेश में वोटिंग हुई थी। वहीं प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 1,20,092 वोटर्स बढ़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग होगी, जिसको लेकर पूरा हम मैप आपको समझाने जा रहे हैं। लोकसभा सीट बस्तर में होगी। मतदान 19 अप्रैल को होना है। 20 मार्च को जो है इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च रहेगा। नामांकन पत्रों की जांच जो है 28 मार्च को है। वहीं नामांकन वापसी की तारीख 30 मार्च तय की गई है। वहीं दूसरी चरण की बात करें तो दूसरी चरण में कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद है, जिसमें मतदान 26 अप्रैल को होना है। इसकी सूचना 28 मार्च को अधिसूचना जारी हो जाएगी। बात करेगा नामांकन की, नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को की जाएगी तथा नामांकन वापसी की तारीख 8 अप्रैल बताई गई है। वहीं अगर बात करें तीसरे चरण की तो तीसरे चरण में लोकसभा सीट रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा में होना है, जिसका मतदान 7 मई को होगा। इसकी पूरी अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी की जाएगी तथा नामांकन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल बताई गई है। बात करें अगर 5 सालों में तो 5 साल में 15 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें मतदाता आंकड़ों की बात करें तो 2024 में कुल वोटर 2,05,13,252 वोटर थे, जिसमें से 1,01,80,405 पुरुष वोटर हैं। बात करें अगर महिला वोटरों की तो महिला वोटर में 1,03,32,115 जो है महिला वोटर हैं, जिसमें से 50.36% महिला वोटर बढ़े हैं। वहीं अगर बात करते थर्ड जेंडर की तो 732 जो है थर्ड जेंडर की संख्या बताई गई है। वहीं 2019 में यह वोटर टोटल 1,16,16,285 वोटर थे, जिसमें 94,38,463 वहीं 92,05,610 महिला वोटर थे। वहीं 2019 में थर्ड जेंडर की संख्या 1,009 रही है। वहीं एक नजर छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 11 सीटों में जातिगत समीकरण समझा देते हैं। प्रदेश में लोकसभा की 11 सीटें हैं। इनमें से सामान्य वर्ग के लिए 6, एसटी के लिए 4 और एससी वर्ग के लिए 1 सीट आरक्षित है। प्रदेश में वोटिंग के लिए 24,109 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद इनकी संख्या में 1,20,092 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 18 से 19 वर्ष के 5,77,184 मतदाता हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में ये सब इस बार नया रहेगा। दिव्यांग और बीमार मतदाता भी पोस्टर बैलेट के जरिए मतदान कर सकेंगे। ऐसे मतदान केंद्र जहां मतदाताओं की लंबी लाइन लगती है, वहां कुर्सियां भी रहेंगी, जिनमें बैठकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। पक्षपात करने वाले अफसरों के खिलाफ भी निर्वाचन आयोग सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। जिला चुनाव अधिकारियों को राजनीतिक दलों की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेना होगा। वहीं चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता डाक मतपत्र के जरिए अपना वोट मतदाता सुविधा केंद्र पर डाल सकेंगे। चुनाव पर्यवेक्षक के नाम और नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि सभी इसकी पहुंच हो सके। वहीं सबसे बड़ी बात, फर्जी खबरों से निपटने के लिए जिला स्तर पर एक सोशल मीडिया प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा। वहीं एक नजर डालते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में पड़े प्रतिशत वोटों की। 2019 में लोकसभा चुनाव के दरमियान छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 1,35,82,366 मतदाताओं ने वोट किया था। प्रदेश की 11 सीटों पर कुल 71.49% मतदान हुआ था। 2019 के चुनाव में रायगढ़ लोकसभा सीट पर सबसे अधिक 77.78 और सबसे कम बिलासपुर लोकसभा सीट पर 64.36% वोट पड़ा था। वहीं अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 3 चुनावों में भाजपा कांग्रेस के सीटों के, तो 2019 में लोकसभा के परिणाम भाजपा को 9 सीट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस को
2 सीट ही मिल पाई थी। अगर बात करें 2014 की, 2014 में भाजपा 10 सीटों पर बढ़ोतरी दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस 1 में सिमट कर रह गई थी। वहीं अगर बात करें 2009 की, तो 2009 में भी भाजपा 10 सीटों पर काबिज रही और कांग्रेस 1 सीटों पर ही संतुष्ट करना पड़ा था कांग्रेस को। वहीं इस बार 85 प्लस उम्र के मतदाताओं को घर बैठे वोटिंग की सुविधा दी गई है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 80 से ज्यादा उम्र के 1,86,215 वोटर्स हैं। उनमें से 85 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं का आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। ऐसे मतदाताओं की संख्या 64,000 से ज्यादा है। इसके अलावा प्रदेश में 100 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 2,462 बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव में 2.05 करोड़ से ज्यादा मतदाता पंजीबद्ध हैं। आंकड़े की बात करें तो पिछले 5 साल में 15,96,967 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। इनमें 7,41,942 पुरुष, वहीं 11,26,505 महिला मतदाता बढ़े हैं। हालांकि 277 थर्ड जेंडर मतदाता कम हुए हैं। इस बार 1,60,955 दिव्यांग मतदाता भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला वोटरों की संख्या अधिक बताई गई है। प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या कुल 1,03,32,115 है। वहीं राज्य में महिला मतदाताओं का जेंडर रेशियो पुरुषों से अधिक है। यहाँ 1,000 पुरुष वोटर पर 1,015 महिला मतदाता हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस जनता तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। बात करें अगर योजना की, तो मोदी सरकार की योजनाओं पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं अगर बात करें लोकसभा सीट वार मतदाताओं की संख्या, तो सरगुजा में 18,02,941 मतदाता की संख्या है। रायगढ़ में 18,2938 मतदाताओं की संख्या है। वहीं बात करें अगर जांजगीर चांपा की, तो जांजगीर चांपा में 20,44,411 मतदाता हैं। वहीं कोरबा में 16,09,933 मतदाता बताए जा रहे हैं। आते हैं अगर बिलासपुर, तो बिलासपुर में 20,85,479 मतदाता हैं। बात करें अगर राजनांदगांव की, तो राजनांदगांव में 18,62,021 वोटर हैं। वहीं आते हैं दुर्ग की ओर। दुर्ग में 20,72,643 वोटर हैं। वहीं रायपुर राजधानी में 23,82,827 मतदाता हैं। वहीं महासमुंद में 17,53,230 मतदाता हैं। बात करें अगर बस्तर की, तो बस्तर में 14,59,977 मतदाता हैं। कांकेर की तरफ अगर चले, तो कांकेर में 16,50,692 मतदाताओं की संख्या है। यह संख्या 8 फरवरी 2024 की स्थिति में बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है और पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 लोकसभा सीटों में भाजपा ने अपने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस अभी अपनी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। वहीं एक नजर डालते हैं राजनीतिक समीकरण की ओर। अगर राजनांदगांव में चले, तो राजनांदगांव में की सबसे हाई प्रोफाइल चर्चित सीट मानी जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा से संतोष पांडे चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो 2018 में छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। ओबीसी समाज के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं। 2018 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे। वहीं 1993 में पहली बार विधायक बने थे। 6 बार के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रह चुके हैं। दावा ये भी है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े नेता राजनांदगांव में कांग्रेस की मजबूत पकड़ बताई जा रही है। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा में संतोष पांडे को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं। वहीं 2 बार भाजपा प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं। वहीं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी भी रह चुके हैं। बचपन से संतोष पांडे आरएसएस से जुड़े हुए थे। दावा ये भी है कि संतोष पांडे को रिपीट किया गया है। बस्तर में धर्मांतरण को लेकर अग्रेसिव रहे तथा राजनांदगांव में शक्ति संतुलन की कोशिश बराबर इनकी रहती है। वहीं आते हैं अब रायपुर की ओर। रायपुर में विकास उपाध्याय को कांग्रेस ने मैदानी स्तर पर उतारा है। अगर बात करें इनकी, तो 2018 में पहली बार विधायक बने हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव रहे। संसदीय सचिव 2023 में विधानसभा चुनाव राजेश मूरत से हारे थे। वहीं दावा है कि पूर्व विधायक युवा नेता हाल ही में रायपुर पश्चिम में विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं तथा ब्राह्मण समाज से इनकी अच्छी
मजबूत पकड़ बताई जा रही है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा से कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मैदानी स्तर पर हैं, जिसमें अगर इनकी प्रोफाइल की बात करें तो वर्तमान में स्कूल शिक्षा मंत्री हैं तथा 1990 में पहली बार विधायक बने थे, जो 2023 में 9वीं बार विधायक बने हैं। दावा है कि अभी शायद सरकार में वो मंत्री भी हैं। 9 बार के विधायक रह चुके हैं। पहली बार रायपुर के सामान्य वर्ग से टिकट आसपास की सीटों को भी जिताने में बृजमोहन अग्रवाल सक्षम रखते हैं। वहीं अब चलते हैं महासमुंद की ओर। महासमुंद में ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। वहीं भाजपा की तरफ से रूप कुमारी चौधरी प्रत्याशी के रूप में हैं। रूप कुमारी चौधरी 47 वर्ष की है तथा 10वीं पास है। वहीं ताम्रध्वज साहू 74 वर्ष के हैं और हायर सेकेंडरी पास किए हुए हैं। वहीं अगर बात करें जांजगीर चांपा की, तो जांजगीर चांपा में कांग्रेस की तरफ से शिव कुमार डहरिया प्रत्याशी हैं, जहां ग्रेजुएशन किए हैं तथा 59 वर्ष की हैं। वहीं बात करें अगर भाजपा की, भाजपा से कमलेश जांगड़े इनकी प्रत्याशी है। 46 वर्षीय जांगड़े हिंदी साहित्य से एमए किए हुए हैं। वहीं अब आते हैं कोरबा की ओर। दावा है कि ज्योत्सना महंत को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। ज्योत्सना महंत स्नातक है। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने सरोज पांडे को मैदान में उतारा है, जहां सरोज पांडे एमएससी ग्रेजुएशन फाइनल की हुई हैं। वहीं अगर दुर्ग की बात करें, दुर्ग में राजेंद्र साहू को कांग्रेस ने उतारा है। वहीं बात करें बीजेपी से, तो बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को बीजेपी ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। 2008 में पहली बार विजय बघेल विधायक बने थे। बात करें अगर सरगुजा की, तो सरगुजा में चिंतामणि महाराज को भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। वही कांकेर से भोजराजनाग प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, जहां 10वीं पास है। वहीं 1992 में सरपंच सिंह के कैरियर की शुरुआत हुई थी। वहीं बात करें अगर रायगढ़ की, तो रायगढ़ में राधेश्याम राठिया को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। राधेश्याम राठिया अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं अब चलते हैं बिलासपुर की ओर। बिलासपुर में तोखन साहू को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई है। बात करते हैं अगर बस्तर की, बस्तर में महेश कश्यप जो है बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में रहेंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 19, 26 और 7 मई को वोटिंग होनी है। वहीं 11 सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। वहीं पूरे देश में 7 चरणों में टोटल मतदान होगा, जहां 4 जून को नतीजे आएंगे। देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति किस तरह पलटी मारती है। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से महादेव सट्टा ऐप घोटाले की जांच चल रही थी। जांच के बाद जो तथ्य सामने आए उसकी कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर का चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। ये लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। ये प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। प्रचार के लिए वो रायपुर से मेमू ट्रेन में सवार होकर भाटपारा पहुंचे। रायपुर स्टेशन से उन्होंने लाइन लगाकर टिकट खरीदा। आम लोगों के साथ ट्रेन में सफर किया। भाटापार पहुंचे। इस बीच उन्होंने ट्रेन में यात्रियों को कांग्रेस की गारंटी के बारे में पूरी जानकारी दी। रायपुर से भाटापारा स्टेशन के बीच जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी जीत का दम भरा। रायपुर का सांसद कैसा हो, विकास भैया कैसा हो। इन दिनों पूरे बस्तर में मेला मड़ई का सीजन चल रहा है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के आम गांव में भी देव मेले का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी भोजराजा अपने देवी देवताओं के साथ झूमते नजर आए। इसके बाद उन्होंने बड़े डोंगर के माता दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद लिया। जनसंपर्क की शुरुआत की। लोगों को केंद्र सरकार की 10 सालों की उपलब्धियां बताई और आगे प्रदेश के विकास के लिए उनका क्या रोड मैप प्लान है वो जनता से साझा किया।
लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राजनीति में महादेव सट्टा ऐप का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर इसे लेकर हमला बोल रही है। अपने ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने पर भूपेश बघेल ने कहा राजनीतिक एफआईआर है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। एफआईआर है, जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबावपूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गूगल को हमने ही लिखा था कि इसको महादेव को बंद किया जाए, तो हमारे निवेदन पे बंद किया गया। तो महादेव सट्टा ऐप पर राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस में बार पलटवार शुरू हो गया है। एक तरफ जहां भूपेश बघेल कहते हैं कि ये राजनीतिक एफआईआर है, जानबूझकर उनका नाम इसमें डाला गया है। इस ऐप से या इस घोटाले से उनका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। जानबूझकर उनको टारगेट किया जा रहा है। चुनाव से पहले उनकी छवि बिगाड़ने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है और इसका आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उन्होंने जैसा किया है अब वैसा भरना पड़ेगा, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरेगा। भूपेश बघेल ने एक घोटाला किया है, जनता को धोखा दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाया है, जिसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब एफआईआर हुई है, जल्द ही जांच शुरू हो जाएगी। जब दोषी पाए जाएंगे तो सजा भी भुगतना होगा। सजा से भूपेश बघेल अब डर रहे हैं, राजनीतिक षड्यंत्र इसे करार दे रहे हैं। लेकिन महादेव घोटाला ऐप में जिस तरीके से उनका नाम सामने आया है और इस पूरे षड्यंत्र में भूपेश बघेल की मौजूदगी पाई गई है, उसी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि भूपेश बघेल इससे किनारा कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जानबूझकर उनको फंसाया जा रहा है। चुनाव से पहले उनकी छवि बिगाड़ने की ये कोशिश है, पूरा षड्यंत्र रचा गया है। दूर दूर तक इस ऐप से उनका कोई लेना देना नहीं है। जानबूझकर ये राजनीतिक एफआईआर कराई जा रही है। भूपेश बघेल का कहना है जनता सब जानती है, जनता को पता है कि उन्होंने किस तरीके से प्रदेश के विकास में अपने कार्यकाल में काम किया है और आगे भी वो उसी को लेकर काम करते रहेंगे। चुनाव से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की सीट पर। अब देखना होगा इस एफआईआर के बाद राजनीतिक दिशा में उनके लिए क्या नया मोड़ आता है, किस तरीके से वो इस एफआईआर का जवाब देते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV27 न्यूज के साथ।